हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। इवन दो मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हायर और लोअर नहीं होता, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स होती है। बट दिस कंटेंट जो है वो हायर मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्स है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो अभी हमने जो पेपर पढ़ना शुरू किया है वो रियल एनालिसिस का पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा, कुछ प्रूफ्स लिखे, है ना, सेट थ्योरी को सीखा। तो ये कुछ चीजें हमने सीखी हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच के लिए। चाहे आप रियल एनालिसिस ले लो, अलजेब्रा ले लो, लीनियर अलजेब्रा ले लो, है ना, कोई भी मॉडर्न अलजेब्रा ले लो। हर जगह फंक्शंस को हम पढ़ते हैं, उनके ग्राफ्स की हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ले लो। तो इसका मतलब है ये जो लेक्चर है वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आपको आता है फंक्शंस के बारे में, तभी इस लेक्चर को आप देखें। हो सकता है आप कुछ नई चीज सीख पाए, कुछ नई फाउंडेशन सीख पाए कि कैसे हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप जरूर इस लेक्चर को देखें और स्टूडेंट को भी रिकमेंड कीजिए लेक्चर्स को। और ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आज के लेक्चर को, जो कि फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो ओके, तो यहाँ पर हम लिख रखे फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले तो डिफाइन करना होगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है कि एक सेट है, सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के साथ एसोसिएट करना होता है ना। दूसरे वर्ड्स में मैपिंग कहते हैं, मैपिंग करना होता है ना। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फर्स्टली हम जो स्टडीज करते हैं वो रिलेशंस के ऊपर स्टडीज करते हैं, बट हम अंडरस्टूड कर रहे हैं कि आपको रिलेशन के बारे में पता होगा, जो भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने 11 12 में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा होगा, है ना। तो रिलेशंस के को एक्सटेंड करते हैं और उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को ऐड कर देते हैं, और उन कंडीशन के साथ हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो ले आइए जरा सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, लेट अस डिफाइन इट। फंक्शन डिफाइन दैट इज फंक्शन। ओके, तो ये हमने लिखा फंक्शन। तो हमने दो सेट लिए, लेट ए एंड बी be two sets, be two non-empty sets। ओके, तो हमने दो ए एंड बी जो है नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं, अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस। अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस f from a to b is said to be a function, a function if each element of a has a unique image in b। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट जो कि ए के अंदर है, उसके लिए हमारे पास कोई एक यूनिक एलिमेंट मिल जा रहा है, किसके अंदर, बी के अंदर। तो उस केस में जो भी रूल होगा, जो भी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर फंक्शन, है ना। एंड दैट इज नोटेटेड बाय एफ फ्रॉम एफ ए फ्रॉम ए टू बी। तो दिस rule of correspondence f is called function if every element of a has an element in b that is associate, that is from this function के इस रूल के थ्रू वो उस b में हमारे पास एक एलिमेंट मिल जाए, और वो एलिमेंट कैसा हो, यूनिक होना चाहिए, है ना।
और भी तरीके हैं लिखने के। इसको अगर हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, और वी कैन से अ फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम सेट ए। इस डेफिनेशन को लिखते समय आपको अंडरस्टैंड जरूर करना है, समझना जरूर है कि है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, है ना, एक रूल है। यू कैन से अ रूल which associates which associates every element of A to a unique element of B। अब इसको थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक हमने सेट ले लिया, दिस इज योर ए, और हेयर आई जस्ट टेकिंग बी, ओके, और यहाँ पर हमने रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस डाल दिया, दैट इज योर एफ फ्रॉम ए टू बी, ओके, और इसको हमने 1 2 3, हमें ये नहीं पता कि एफ ए फंक्शन है, एक रूल है, कंडीशन है। यहाँ पर 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर एलिमेंट ले ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी हमने एलिमेंट ले लिया, हमने वन को एसोसिएट किया इस रूल के थ्रू ए से, या कह सकते हैं वन की इमेज ए है। इसी तरीके से टू को हम एसोसिएट किया बी से, और फिर हमने यहाँ पर थ्री को किया सी से। तो अब ये एक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पर इमेज है, या किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट है, और वो यूनिक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? फॉर एवरी, देयर इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब कि एक की दो इमेजेस ना हो, है ना। जैसे कि ये तो हमारे पास फंक्शन है, बट अगर हम ये कहते हैं कि देर इज नो इमेज फॉर थ्री, थ्री के लिए कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है तुम्हारा, है ना, क्योंकि यहाँ पर थ्री बचा जा रहा है, तो एवरी वाला जो वर्ड है वो चीज हमारा फुलफिल नहीं हुआ। बट अगर हमने कहा कि यहाँ पर टू जो की जो इमेज है वो बी के साथ साथ में सी भी है, तो ये जो यूनिक वाला वर्ड है ये मतलब फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास एक टू की इमेज जो है यूनिक नहीं रह जाएगी, एक नहीं रह जाएगी, यहाँ पर दो हो जाएंगी, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज ए यूनिक इमेज। अच्छा, ये हो जाएगा भाई, हमारे पास टू की इमेज भी है, ठीक है, थ्री की इमेज भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि फंक्शन के में अगर ऐसे पॉइंट्स हैं तो ऐसा तो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, बट अगर यहाँ पर है और यहाँ पर दो तीन है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ओके, एक की इमेज एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, बट एक इमेज की प्री इमेजेस हो सकती है। अभी हम इसको बता देंगे कि प्री इमेजेस किसे कहते हैं। कि हमारे पास जो ए के मेंबर्स होते हैं उसके लिए अगर ए के दो मेंबर एक बी से एसोसिएट हो सकते हैं, एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं। ओके, तो फंक्शन समझ गया, फॉर एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज अ यूनिक इमेज इन बी, बी के अंदर एक एलिमेंट यूनिकली मिल जाए जो उससे एसोसिएट होता हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फंक्शन कहेंगे। उस रूल को, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन होंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर देखें, हम मिरर के हम सामने खड़े होते हैं तो हमको हम चेहरा दिखने लगता है, तो इसका मतलब है, और उसमें आप एक चीज भी देखते हैं कि मिरर के अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा बाएं का दाएं, दाएं का बाएं दिखता है, ठीक, क्यों? क्योंकि वो मिरर इमेज रिफ्लेक्शन आता है। उसी तरीके से फंक्शन भी एक प्रकार का क्या है? मिरर ही है, जिसमें हम एक एलिमेंट है उसका हम दूसरा इमेज पाते हैं, है ना। हो सकता है कि इमेज हमारे पास दो की सेम ही हो सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है दैट इज योर मिरर, लाइक अ मिरर। तो ये जो वर्ड्स यूज करेंगे, इमेज, प्री इमेज, इस चीज को समझ पाएंगे आप
तो यहाँ पर जैसे अगर हमने कहा कि दिस फंक्शन इज अ मिरर, इट गिव्स सम इमेज, है ना, तो मिरर है तो इट गिव्स अ यूनिक इमेज, कैन जस्ट फॉर और अंडरस्टैंड, है ना, हमें आप समझने के लिए ये हमारे पास क्या है, यूनिक इमेज, और दिस इज समथिंग फंक्शन, ये मिरर इज अ फंक्शन, लाइक अ फंक्शन। तो वी कैन से लाइक अ मिरर फंक्शन गिव्स अ इमेज और दैट इज अ यूनिक इमेज, है ना। तो हमारे पास जब हमारे पास मिरर होता है तो हम इमेज की बात करते हैं, तो उसी तरीके से फंक्शन जब कोई वैल्यू देता है तो दैट इज योर इमेज, दैट इज नोन एज इमेज। तो जब इमेज होता है तो इमेज से पहले जो मिरर से सामने जो खड़ा होता है, जो हमारे पास ए का वैल्यूज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ओके, तो वी हैव प्री इमेज, प्री इमेज से हमारे पास क्या बनता है, इमेज। ओके, यू कैन जस्ट राइट, और सिनेरियो आप लिख लीजिए ताकि तो एक समझ में आया कि हमारे पास जहां पर जैसे हमारे पास ए है, तो ए को क्या बोलेंगे, दिस इज अ इमेज ऑफ वन एंड वन इज नोन एज प्री इमेज ऑफ ए की क्या है, प्री इमेज। इस तरीके से हम चीजों को समझना है। ओके, तो फंक्शन इज, यू कैन से फंक्शन इज बिहेव्स लाइक मिरर, है ना, यू कैन से हियर। ओके, तो एक चीज हमने देखा कैसे डिनोट करते हैं, यू कैन से है कि इट इज डिनोटेड बाय f a to b। तो दिस इज द नोटेशन टू डिफाइन अ फंक्शन, है ना, फंक्शन को डिफाइन करनी। एंड फॉर ऑल a इन a के अंदर, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक, देयर एग्जिस्ट, और ये जो सिंबल होता है दिस इज फॉर यूनिक, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस सिंबल। ओके, तो दिस इज सिंबल फॉर यूनिक, देयर b in capital B, such that this fa is just equal to b. So for every element in A, there is a unique element in B that is associated with B. ओके, तो अगर ए कोई एलिमेंट है ए का, तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट बी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो फंक्शन है तो वो रूल तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन है। ओके, अच्छा, अभी तो हमने फोटो है, मतलब मिरर है, मिरर के अंदर हम देखते हैं तो एक हमको इमेज मिलती है, ठीक है, एक यूनिक इमेज मिलती है। बट अगर खाली फ्रेम ही हो, वहां पर शीशा ना लगा हो, तो हम देखेंगे कि हम कोई भी क्यों ना खड़ा हो, वो हमको फ्रेम ही दिखेगा, वो एक ही जैसा दिखेगा। तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन कि हमारे पास केवल फ्रेम ही फ्रेम दिख रहा है, उसमें शीशा है ही नहीं, तो हमको कोई ना कोई इमेज नहीं मिलेगी, हमें केवल वो फ्रेम दिखेगा। तो फ्रेम लुक्स लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो यू कैन जस्ट ध्यान रखना है आपको कि अगर हम कहें कि मान लो फोटो फ्रेम है, तो दैट इज अ कांस्टेंट, लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। लेटर हम इनको डिस्कस भी करेंगे, बट अभी आप थोड़ी सी चीजों को, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करिए, है ना, बाकी तो किताब में लिखा पढ़ा ही है। ओके, तो और कुछ चीजें तो हमने देखा कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उसको हम नोटेट करते हैं कैसे, ए टू बी। तो यहाँ पर जो ए सेट है और बी सेट है, ऑब्वियस सी बात है, सेट्स हैं तो कुछ इंपॉर्टेंस रखते होंगे, कुछ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है ही। तो यहाँ पर जो ए सेट है इसको बोलते हैं डोमेन, जो बी है दैट इज नोन एज कोडोमेन। एंड द वैल्यूज या इमेजेस व्हेन आप जब ए की वैल्यूज को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो वहां से जो हमारे पास वैल्यूज मिलती है दैट इज नोन एज इमेजेस, या कह सकते हैं रेंज of the function f। Okay, so here you can see right here here a is known as, here a is known as domain of f, and whose element, and whose elements
are known as प्रीमेज, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमेज बोलते हैं, अभी हमने देखा था प्रीमेज फॉर एफ, दैट इज लाइक अ मिरर, है ना, अभी हमने पढ़ा। ओके, एंड बी, एंड बी, जो सेट बी है, सेकेंड सेट जो है हमारे पास, इज नोन एज, कोडोमेन, is known as codomain of F, है ना, एंड द फंक्शनल वैल्यूज, जो भी फंक्शनल वैल्यूज है वो क्या है, एंड द फंक्शनल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर known as image of elements अंडर एफ, इनको क्या बोलेंगे, इमेजेस बोलेंगे, है ना, इमेज। तो द सेट कलेक्शन of all images is known as range set. You can just say the set of all images, the set of all images under F। अब लिख लीजिए इसको, आप लिखते रहिए ताकि आपको चीजें समझ आएंगे और अच्छे से। अंडर F is known as range of F। F की क्या बोलते हैं उसको, रेंज बोलते हैं, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय, and it is denoted by, and it is denoted by, ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, रेंज एफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ ए पूरा होल, है ना, जस्ट इक्वल टू द वैल्यूज एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स इन ए, है ना, एक्स ए के अंदर है, हर एक एक्स हम रखने पर हमको फंक्शन की एक वैल्यू मिलती है, उन सारी फंक्शनल वैल्यूज का जो कलेक्शन है दैट इज योर रेंज। अच्छा, जरूरी नहीं कि ए के हर एक, जो बी के हर एक मेंबर जो है वो इमेज बन जाए, ठीक है, जरूरी नहीं जो बी, जो कोडोमेन का हर एक मेंबर जो है इमेज बन जाए, ऐसा कुछ फंक्शन की डिफिनीशन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज सेट है, जो रेंज है ये एफ ए है, वो सारे के सारे एलिमेंट एफ एक्स कहाँ के एलिमेंट है, दैट इज फ्रॉम बी। तो यू कैन से कि एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी मतलब कोडोमेन, यू कैन से कि हमारे पास जो रेंज सेट है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, है ना, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा रफली, थोड़ा सा छोटा सा तरीके से सीख लेते हैं। एफ, द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज समथिंग रूल, दिस सेट इज नोन एज डोमेन, आपको ध्यान रखना है, ये वाला सेट को कोडोमेन बोलते हैं, और जो रेंज डिफाइंड होता है that is the values of function की values when x is belonging to a, and clearly this range is the subset of codomain, codomain का क्या होता है, सबसेट, ओके। इसका मतलब, अच्छा ए, तो ए के तो हर एक एलिमेंट हमारे पास, तो डोमेन तो पूरा पूरा यही आएगा, है, तो उसमें कोई नो डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे कि एक सेट ए से बी के ऊपर अगर हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं, तो उनमें कितने हम फंक्शंस बना सकते हैं, कितने हमारे पास पॉसिबल फंक्शंस हम बन सकते हैं, कितने तरीके से फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए जरा कितने डिस्टिंक्ट फंक्शंस बन सकते हैं, तो उसकी काउंटिंग क्या होगी उसको जरा देख लेते हैं। तो इफ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, रूल हमारा कट क्लियर होना चाहिए, हर एक रूल जरूरी नहीं फंक्शन हो,
वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो फंक्शन बनेगा। रूल है तो यू कैन से रिलेशन, है ना, ए और बी सेट के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो सकता है, बट देयर इज नो नीड दैट, ये कि जरूरी नहीं है कि हर एक रिलेशन फंक्शन बने, बट एवरी फंक्शन इज वन टाइप ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन ही होता है दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में, है ना, एक कंडीशन डाल दी जाती है। ओके, तो आइए जरा देखते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन को काउंटिंग करते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ओके, सो if cardinality of A is M, मतलब सेट A के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, M है, एंड cardinality of the B is just equal to N, और सेट B के अंदर N एलिमेंट्स हैं, then the number of different functions, number of different functions number of different functions from A to B will be equal to cardinality of B मतलब डोमेन का होल पार या cardinality of A, मतलब जो कोडोमेन है उसकी पावर रेज करेंगे डोमेन की जो कार्डिनलिटी है ना, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। ओके, और यू कैन से लाइक दिस n to power m, n to power m। तो ये हमारे पास होती है काउंटिंग डिफरेंट फंक्शंस किसी सेट ए और से बी के ऊपर बनती, ठीक है। अगर हम इन फंक्शंस बात करें कि ए से बी के ऊपर कितने फंक्शंस बन सकते हैं, तो जस्ट लर्न दैट इज इक्वल टू बी डी पावर ए, ऐसे याद रखना है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनलिटी ऑफ। तो को डोमेन के ऊपर हमारे पास जो है कार्डिनलिटी रेंज होगी इसकी डोमेन, है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब हम सवाल ये है कि कैसे ही काउंटिंग यही होगी, एन की पावर एम ही होगी, तो हम देख लेते हैं, है ना, तो इसको प्रूव कर लेते हैं यही होगा क्या। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास मान लो कि ए है, तो हमने सिंबल्स दे दिए, मान लो हमने कहा इस ए जो सेट है उसके अंदर एम एलिमेंट्स हैं, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास है ए सेट, ये है सेट हमारे पास बी, यहाँ पर हमने ले लिया A1 A2 अप टू डॉट 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 AM, है ना, एम एलिमेंट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं B1 B2 अप टू BN, है ना, इसमें n एलिमेंट्स BN, और ये है सेट A और ये है सेट B, और हमको फाइंड करना है कि कितने फंक्शंस यहाँ से यहाँ पर F बनेंगे, F कितने टाइप के बनेंगे, है ना, कितने बन सकते हैं डिफरेंट। ओके, तो इस F को हमें कैलकुलेट करना है, आइए भैया देखते हैं। ओके, तो हमको एक चीज तो पता है कि कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, हर एक ए के वैल्यू के एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमको यूनिक इमेज हमको देना है, ठीक। तो अब एक चीज बताइए, अगर हम एफ ऑपरेट करते हैं किसके ऊपर, A1 के ऊपर, या कहते हैं एफ ऑफ A1, तो एफ ऑफ A1 की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, आप बताइएगा। B1 हो सकती है ना, एक ही देना है, यूनिक देना है, फिर B1 हो सकती है, या फिर B2 हो सकती है, या फिर B3 हो सकती है, या फिर अब तो कोई भी BN भी हमारे पास हो सकती है। मतलब ये जितने भी हमारे पास B1 B2 B3 BN है, इनमें से कोई भी वैल्यू एफ ऑफ A1 की हो सकती है, मतलब एफ ऑफ A1 को होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, n, देयर n पॉसिबिलिटी टू बी एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A1 को होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, n पॉसिबिलिटीज, ठीक। तो हमारे पास इतना है, तो यू कैन से f of A1 can be
written in n ways, है ना। एफ ऑफ ए वन को हम एन एन वेज लिख सकते हैं, क्योंकि बी वन बी टू बी एन हमारे पास कॉर्डिनलिटी जो बी की है, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इज योर एम, यू नो दैट, एंड कॉर्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो तुम्हारे पास क्या है, एन। ठीक है, तो हमें पता है, तो इसका मतलब अगर हम इमेज लिखेंगे किसकी, ए वन की, तो उसके लिखने की एन तरीके हैं। ठीक है, ओके। एफ ऑफ ए टू को अगर लिखते हैं, इट्स राइट एफ ऑफ ए टू। एफ ऑफ ए टू को भी हम इतने ही तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यूनिक इमेज ए टू की चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने बी वन हमारे पास, हमने मान लो एफ ऑफ ए वन को कोई इमेज दे दिया तो वो इमेज हमारे पास ए टू की नहीं हो सकती, हो सकती है, हमने ये चीज देखी थी। फंक्शन के अंदर ये कंडीशन है, मतलब फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जो इमेज हम पहले को दे चुके हैं किसी को, दूसरे की इमेज नहीं हो सकती है ना, बट एक की दो नहीं हो सकती। इसका मतलब है जब हम एफ ऑफ ए वन को कोई इमेज देंगे तो कोई एक देंगे, कोई भी एक दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एफ ऑफ ए टू की अगर हम बात करेंगे तो उसको भी हम बी वन दे सकते हैं, उसकी उसको हम बी टू दे सकते हैं, उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं बी थ्री से। इसी तरीके से जितने भी हम हैं उनमें से किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ऑफ ए टू है उसको भी लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, एन तरीके हैं। कैन बी रिटेन इन एन वेज। ओके, तो हम इसी तरीके से जब हम बात करेंगे एफ थ्री, तो एफ थ्री भी क्योंकि हमारे पास एन वेज हो जाएंगे लिखने के। लास्ट में क्या बचेगा, एफ ए एम। एफ ए एम को भी एन तरीके से हम लिख सकते हैं, एन वेज होंगे, है ना। तो यू कैन से हियर सिमिलरली, यू कैन से सिमिलरली कैन से एफ ऑफ ए वन, ए एम सॉरी, एम है ना, तो एफ ऑफ ए वन इज आल्सो रिटन एज बी वन बी टू बी थ्री एंड अप टू पी एन। तो इसको भी लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, एन तरीके हैं। यू कैन से हियर दिस एफ ऑफ ए एम, एफ ऑफ ए एम कैन बी written in n ways. ओके, तो अब हम कैसे इसको, अच्छा देखिएगा, एफ ऑफ ए वन, एफ ऑफ ए टू, एफ ऑफ ए थ्री, एफ ऑफ ए फोर अप टू एफ ऑफ ए एम, इस सारे के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके जो इमेजेस हैं वो एन तरीके से लिखी जा सकती है। मतलब हर एक का तरीका क्या है, एन तरीके। कितने एलिमेंट्स हैं तुम्हारे पास, एम एलिमेंट्स हैं, है ना, एम एलिमेंट्स हैं, और एन वेज है हर किसी को लिखने को। और क्योंकि हमारे पास हर किसी को इमेज देनी है उनको, है ना, और वाला तो सिस्टम है नहीं कि हमने ए वन को दिया या फिर ए टू को नहीं दिया, हमें हर एक एलिमेंट को सिस्टम देनी है। तो हम काउंटिंग प्रिंसिपल लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सारी जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वेज है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ नाउ यू कैन से number of number of different functions, क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन इज जस्ट इक्वल टू एन क्रॉस एन क्रॉस एन, है ना, हर एक तरीके अप टू एन। ठीक है, ये हमारे पास एन होंगे, क्योंकि हमारे पास एम, हमारे पास ए वन का डेंसिटी ए की कितनी है, एम है, उसमें एम एलिमेंट्स हैं, तो उतने ही एन जो है कितनी बार आएगा, एम टाइम्स। यू कैन से हियर दिस इज योर एम टाइम्स। Okay, so here n is your m time, so you can say this is n to power m. Here you can say this is cardinality of b power cardinality of a. So this is answer. Yeah, you can say this is proved that the number of functions, yeah, number of different functions from a to b is just equal to cardinality of codomain to power cardinality of domain. ओके, तो आई होप ये याद होगा, प्रोसेस कैसे हमारे पास ये फार्मूला बना वो भी हम लोगों ने सीख लिया।
होप सो यू अंडरस्टूड। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि if a is just equal to 1 2 3 4 5, okay, and b is just equal to a b c, है ना, मतलब a के अंदर एलिमेंट है 5 और b के अंदर एलिमेंट है 3, देन then number of number of different functions, number of different functions from ठीक है, पहला है ऑप्शन that is a to b is equal to 125। आई होप कि आप लोग ट्राई करना शुरू कर दिए होंगे, आप खुद से करिए। तो b इज इक्वल टू, अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा उसी का इस्तेमाल करिए फटाक से, इक्वल टू 243 एंड दिस इज 3, b टू a टू b भी निकालना और b टू a भी निकालना कि कितने फंक्शन बन सकते, इज इक्वल टू 125 and number 4 that b to a is equal to 240। okay, so let us calculate। अगर हम बात करें a to b, ए टू बी कितना हो जाएगा, अच्छा ए टू बी ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड हमारे पास सेट होता है, कह सकते हो कोडोमेन होता है, उसको उसकी पावर रेज करना होता है फर्स्ट वन। तो कैन से कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, एंड बी की कार्डिनलिटी क्या है, एलिमेंट कितने 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3, और कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पर लिख दो सिंस या हेयर, cardinality of A is just equal to 5 and cardinality of B is just equal to 3। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगी 5, फिर हमारे पास 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज योर 243। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें बी टू ए, अगर अब हमें बी टू ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए की पार रेज होगी कॉर्डिनलिटी ऑफ बी, यू कैन से कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इज 5 और बी 3, तो 5 और 3 तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 125। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा ए टू बी हमारे पास कितने 243, ए टू बी इज इक्वल टू 243, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। एंड हमारे पास अब तो नहीं, बट ये क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए। ओके, और बी टू ए इज इक्वल टू 125। ओके, so this is the number of different functions from set a to b, अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला एक और इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है, जो हमने उस फार्मूले को डिजाइन किया, जो उसकी मैथमेटिक्स है, उसको के हमको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास जरूरी नहीं कि हमारा जो क्वेश्चन हो वो हमारा फार्मूला बेस्ड हो, उसमें कहीं ना कोई कंडीशन है, तो हमें देखना है उस कंडीशन को कि कैसे हमें उस उनके आंसर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं और उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ a is just equal to 1 2 3 4 and 5
ओके, एंड वी, ओके सेम छठी ले लिए, ए बी सी, ओके, देन then number of number of different functions, the number of different functions from A to B such that f1 is just equal to A and f2 is not equals to B is equal to is equal to, ये फिल द ब्लैंक्स है, आपको भरना है कि हमारे पास ए के अंदर हमारे पास जो okay, हमारे पास ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, या यू कैन से कॉर्डिनलिटी ऑफ ए जस्ट इक्वल टू 5। अच्छा, कभी कभी कॉर्डिनलिटी को ऐसे भी लिखा जाता है, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इज योर 5, ओके, इज जस्ट इक्वल टू 5 एंड कॉर्डिनलिटी ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू 3, ओके, वी हैव दिस। बट अभी हमें डायरेक्ट फार्मूला, इसमें जो कंडीशन है इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, अब जरा देखिएगा। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट f1 इज जस्ट इक्वल टू a, मतलब वन की इमेज a ही है, ये कंडीशन है, वन की इमेज और कोई एलिमेंट नहीं है, वन की इमेज केवल a ही है, और f2 को b नहीं लेना, f2 की इमेज जो है b नहीं हो सकती। तो जरा देखना f1 को कितने तरीके हैं लिखने, एक ही तरीका है। अच्छा, F2 को जब हम लिखेंगे तो उसके तरीके कितने, क्योंकि B नहीं हो सकता, B के अलावा जो एलिमेंट्स बताए वो दोनों हो सकते हैं, A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी एलिमेंट्स, इसकी इमेज A भी हो सकती है और C भी हो सकती है, मतलब ये दो, या तो तुम A कह दो या फिर B कह दो। अब F3 की अगर हम बात करेंगे तो F3 की इमेज हमारे पास A भी हो सकती है, B भी हो सकती है, C भी हो सकती है, कोई भी हमारे पास हो सकती है। फिर इसी तरीके से 4 की इमेज की अगर हम बात करें तो ए बी, बी बी और सी बी, और इसी तरीके से अगर हम F5 की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वन जो इमेज है उसकी वन ही कंडीशन वो गिवन है कि F1 इज जस्ट इक्वल टू ए, मतलब उसकी इमेज एक ही है, उसकी और कोई हम इमेज नहीं ले सकते जो कंडीशन में डाल दिया है। टू की इमेज की अगर हम बात करें तो टू की इमेज ए बी है, सी बी है, इसका मतलब दो वेज हैं इसको, इसकी इमेज को लिखने के। थ्री की इमेज को लिखने के थ्री वेज, इसी तरीके से फोर की इमेज को लिखने के फोर, नॉट फोर, दैट इज योर थ्री वेज है ना, ए बी सी में से कोई भी हो सकता है। और इसी तरीके से फाइव को भी लिखने के थ्री तरीके। तो हमारे पास अब काउंटिंग अगर कैलकुलेट करना है, यू कैन जस्ट से कि कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सच फंक्शंस हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, 1 into 2, ऐसे तो करते थे हम लोग है ना, उनको हम जो काउंटिंग होती थी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती थी, वेज होते थे, हर एक हमारे पास इमेज के, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन होके जो रिजल्ट आता है वही हमारे पास क्या होता है, फंक्शंस की काउंटिंग होती थी। तो 1 into 2 into 3 into 3 into 3, ओके, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, तो दिस इज योर 54। कितना आंसर है, 54। तो यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, 54। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई कंडीशन डाल देंगे कि ये कंडीशन है, तो उस कंडीशन को आपको देखना होगा कि कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो रही है, कहाँ पर हमारे पास वेज हमारे खत्म हो रहे हैं या फिर ऐड हो रहे हैं, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो दिस इज अबाउट फंक्शन, है ना, और फंक्शन की काउंटिंग के बारे में हमने सीखा, एक आधा हमने प्रॉब्लम भी कर लिया, ताकि जो फाउंडेशन है उसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। और फंक्शन को डिफिनीशन को बहुत बारीकी से समझिएगा, है ना,
क्योंकि हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। हर एक तरीके के क्वेश्चन जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें फंक्शन को ही घुमा देते हैं, लिखने के तरीके बदल देते हैं। उन चीजों को आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और बहुत बेहतरी से इस टॉपिक को सीखना है। बाकी जो अदर इसके जो पार्ट्स रहेंगे हम फंक्शन टॉपिक के, वो भी हम वन बाय वन हम डालते रहेंगे यहाँ पर लेक्चर। तो आप नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शंस की बात करेंगे, ऑन टू फंक्शंस की बात करेंगे, और अदर चीजों के जो फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इनका इस इस टॉपिक के जो अदर पार्ट्स है उनको भी आप देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, फिर इसके बाद सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से हम छोटा छोटा करके जो है वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वजह से अदर जो अदर टॉपिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देंगे। इस लेक्चर में हम फंक्शंस को एक बार और रिवाइज करेगा, एक बार और थॉट प्रोसेस बिल्ड करिएगा कि हमारे पास फंक्शन एक्चुअली है क्या। ओके, तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे, और अगर आप समझे हैं तो लाइक और आप शेयर करिए। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे, बट आप शेयर करिए उन लोगों तक, उन स्टूडेंट तक जो है जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है मैथमेटिक्स की। और अगर आप शेयर करते हैं तो उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। ओके, तो होप सो आप सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। थैंक यू।